हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है एक सिस्टम जिसे बोलते हैं RH सिस्टम। RH सिस्टम, इससे पहले हमने पढ़ा ABO सिस्टम। ABO जो ब्लड ग्रुप था, ABO वो सिस्टम पढ़ा, उसको बोल रखे थे ABO सिस्टम। RH ग्रुप होता है एक, वो पाया जाए और न पाया जाए, इन्हीं पर पाया जाता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं RH सिस्टम। कहाँ पाया जाएगा? ये आरबीसी, आरबीसी की सतह पर पाए जाएंगे एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी पाए जाएंगे। यहां पर ही पाया जाएगा RH फैक्टर, बोलते हैं इसे RH फैक्टर। अगर ये RH फैक्टर उपस्थित है तो उसे तो बोल देंगे RH पॉजिटिव, और उपस्थित नहीं है तो उसे RH बोलेंगे, पर ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। है तो प्लस बोल देंगे, नहीं है तो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है। भारत में एक आंकड़े के रूप में देखें हम तो सर्वाधिक पाए जाते हैं RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति, 93%। क्लियर। इसकी खोज की थी कार्ड लैंड स्टीनर ने। कार्ड लैंड स्टीनर ने इसी ने ही ब्लड की खोज की थी। इसमें मक्का का रीसस नामक बंदर में, मक्का का रीसस मंकी में। ठीक है, यहां तक क्लियर। खोज की बात आ गई, इंडिया में इतने परसेंट लोग पॉजिटिव वाले पाए जाते हैं। अगर RH फैक्टर पाया जा रहा है आरबीसी पे तो उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव। नहीं पाया जा रहा है तो ना तो पॉजिटिव बोलते हैं ना नेगेटिव। वैसे मानते हम RH नेगेटिव बोलते हैं हम उसे। यहाँ तक आप सभी क्लियर। RH कारक को RH फैक्टर बोलेंगे। आगे बात आती है एंटीजन या एंटी ग्लूटिन पाई जाती है इस पर। तो देखो ये कैसे खोज हुई इसकी। जैसे फर्स्ट में क्या किया गया, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया कि भाई एक मानव से ए ग्रुप का रक्त निकाला और दूसरे मानव में क्या डाला, वो ही ए ग्रुप का रक्त डाला। तो क्या हुआ, कुछ मानव तो क्या थे, जिंदा थे इस परिस्थिति में, और कुछ मानव क्या नष्ट हो गए, यानी डेड हो गए, मर गए। उनका कारण ये था कि इस पे तो क्या था पॉजिटिव ग्रुप और इस पे नेगेटिव ग्रुप। जो लिया था, जिसे ताता से लिया था, उसका था पॉजिटिव और ग्राही का था नेगेटिव। जब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ग्रुप तो सेम है, पर इन पर एक फैक्टर और पाया जा रहा है जिसे बोल रहे हैं RH फैक्टर। अगर ये एंटी डालेंगे, विपरीत डालेंगे, तो जो अपनी ब्लड वेसल है उनमें एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया हो जाएगी जिसे बोलते हैं कोएगुलेशन या गुच्छन। क्लियर, कोएगुलेशन या गुच्छन। अगर यहाँ पर ब्लड में गुच्छन हो जाएगा तो हमारी जो भी ब्लड वेसल है ये क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, क्लोज। क्लोज होंगी तो इससे आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। इससे आगे जो सेल है, टिश्यू है, सेल हो या टिश्यू हो, उनको ब्लड की सप्लाई नहीं होगी और वो डैमेज हो जाएगा। यहां तक आपको बात क्लियर हुई या नहीं, मुझे बताइए। आप दोबारा से देख सकते हो आप एक बार। ये RH ग्रुप आरबीसी की सतह पर ही पाए जाए, जैसे ब्लड ग्रुप पर प्रतिजन पाए जा रहे थे ना, एंटीजन, वैसे ये पॉजिटिव वाले अधिकतर भारत में पाए जाते हैं, इतने परसेंट। इसकी खोज कैसे हुई भाई, ए ग्रुप वाला दाता और ग्राही को ए ग्रुप दे रहा है, ये दे रहा है तब भी वो मर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया हो जाती है, कोएगुलेशन की प्रक्रिया, दोनों एंटी है, विपरीत है, इसलिए इसकी खोज हुई। क्लियर। अब आगे एक आता है इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस या रीसस। छोटा सा एक एग्जाम्पल समझो या आप इसको एक टॉपिक मानो।
मैं बता रहा हूं आपको। इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, इतना बड़ा नाम भाई बच्चों। या इसको बोल सकते हैं रीसस शिशु। क्लियर? इसका तो ये तो नाम ही इतना बड़ा, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस या रीसस शिशु। ये एक आप एडिंग ही मान लो इसको। इसमें क्या होता है, जैसे एक ये वोमेन है और ये भी प्रेग्नेंट है, ये प्रेग्नेंट है, ठीक है बच्चों। माने हम मान रहे हैं कि इसका जो भ्रूण है वो तो है पॉजिटिव, इसका जो भ्रूण है, इसके जो गर्भाशय में पाया जा रहा है वो है शिशु पॉजिटिव, गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव, गर्भस्थ शिशु है, ठीक है। और माता है ये माता है, ये शिशु था, तो माता का RH है नेगेटिव। क्लियर? RH पॉजिटिव नेगेटिव, बच्चा डेवलप होगा तो किसके द्वारा हमें पता है, एक प्लेसेंटा नामक संरचना होती है जो गर्भाशय से अटैच होती है, यहाँ पर भ्रूण होगा, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, इसके द्वारा इसको मिलेगा न्यूट्रिशन, शोषण, एक्सक्रीशन। ये बात आगे हम करेंगे, जैसे मानव विकास वाले टॉपिक आएंगे, भ्रूण विकास वाले, उसमें देखेंगे। पर अभी तक आप इतना याद रखो कि प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण को विकास मिलता है। इसमें ब्लड सप्लाई होता है जिसके द्वारा कुछ एंटीजन एंटीबॉडी भी, साथ में न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये प्रक्रिया हो जाती है। बट यहाँ पे ब्लड नहीं मिलता है बच्चों, ब्लड यहाँ पर नहीं मिलता है। याद रखना कि आप ऐसे बता दो प्लेसेंटा से ब्लड मिल जाएगा, नहीं, गलत। ब्लड इसका कब मिलेगा, जब ये प्रसव होगा, ये जब प्रसव की प्रक्रिया होगी तो कुछ परसेंट माता का ब्लड और कुछ परसेंट शिशु का ब्लड क्या होंगे, संपर्क में आएंगे। संपर्क में आएंगे तो फर्स्ट बार में, ये कब की बार है, फर्स्ट बार प्रसव प्रावस्था, फर्स्ट बार प्रसव में कोई मिस्टेक नहीं होगी, यानी सामान्य अवस्था में बच्चे का जन्म हो जाएगा, ना तो माता को नुकसान होगा ना बच्चे को नुकसान होगा। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं सेकंड प्रसव में। सेकंड प्रसव में देखिए कंडीशन, सेकंड प्रसव में हो रहा है, ये शिशु है, शिशु तो होगा RH+, वही कंडीशन आ रही, और माता होगी RH-। ऐसा हो तो जब सेकंड प्रसव की प्रक्रिया होगी, तो जब फर्स्ट में मिले थे, नहीं फर्स्ट में मिले थे माता और शिशु का कुछ रक्त, तो इसमें क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, प्रतिरक्षी, और वो प्रतिरक्षी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है शिशु में, यानी बढ़ती तो है माता में, बढ़ती तो है माता में, पर तैयार रहती है वो किसके प्रति होती है, RH+ और RH- के प्रति। ठीक है, ये बात आप याद रखना। इसके बाद में सेकंड बार फिर से वो एक कंडीशन हो रही है, शिशु तो RH पॉजिटिव और माता है RH नेगेटिव। इस स्थिति में होता है कि फिर से माता का और शिशु का, माता का और शिशु का कुछ ब्लड क्या होगा, संपर्क में आएगा। संपर्क में आएगा तो शिशु को इफेक्ट होगा, यहाँ पर जो RH नेगेटिव है वो इफेक्ट करेगा RH पॉजिटिव का, क्योंकि शिशु अपना RH पॉजिटिव है, ये RH नेगेटिव शिशु के रक्त में जाकर
जो RH कारक थे उनके साथ क्या करने लग जाएगा, गुच्छन। गुच्छन क्या होता है, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मीन्स रक्त का गुच्छन हो जाएगा, जैसे जिसकी ब्लड वाहिनी या रक्त वाहिनी डैमेज होने लग जाएंगी, यानी उसमें गुच्छे जम जाएंगे। और साथ में आरबीसी, क्योंकि RH कारक कहाँ पाया जाता है, ये आरबीसी है, तो इस पर क्या पाया जाता है, RH कारक। तो ये आरबीसी की सतह पर RH कारक पाया जाता है, ये क्या होने लग जाएगा, नष्ट होने लग जाएगा। और आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, साथ में आरबीसी भी नष्ट होने लग जाएगी, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट, यहां तक क्लियर। अब बात आती है रोग की, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। इरिथ्रो यानी इरिथ्रोसाइट, ब्लास्टो का अर्थ होता है टूटना, और फिटेलिस शिशु के अंदर जो इरिथ्रोसाइट है ना, आरबीसी है, वो क्या हो जाएंगी, टूटने लग जाएंगे। ब्लास्ट का अर्थ होता है टूटना। तो आरबीसी क्यों टूटेंगी, क्योंकि RH प्लस तो अपने शिशु का रक्त था, और RH माइनस माता के एंटीजन आए, और इसको क्या करने लग जाएंगे, डैमेज करने लग जाएंगे शिशु की आरबीसी को, लाल रक्त कणिकाओं को, इरिथ्रोसाइट को। समझ गए, तो वो नष्ट होंगी। इसी कारण इस रोग को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। और ये रोग जिस शिशु में हो रहा है उस शिशु को बोलते हैं रीसस शिशु। एग्जाम में आ जाए इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस किसे कहते हैं या रीसस शिशु क्या होते हैं, टिप्पणी लिखिए। तो आपको बताना है भाई, फर्स्ट कंडीशन में तो RH पॉजिटिव शिशु था और माता थी RH नेगेटिव, जो फर्स्ट वाला प्रसव वो सामान्य अवस्था में जन्म लेगा। बट सेकंड कंडीशन आती है तो उसमें उसके प्रति एंटीबॉडी बन चुकी है और वो उसको नुकसान पहुंचाएगी। नुकसान किसको होगा, शिशु को, कुछ मात्रा में माता को भी होता है। इस स्थिति में उपाय ये है, इस स्थिति में उपाय, उपाय बोले या उपचार बोले, तो उपचार ये, शिशु है हमारा, शिशु को या तो RH एंटीजन, RH एंटीजन एंटीबॉडी टीका लगे। ठीक है, शिशु को क्या लगे, RH एंटीजन व एंटीबॉडी क्या लगे, टीका लगे। और वो भी टाइम है 72 घंटे के भीतर भीतर, 72 यानी 72 घंटों के भीतर भीतर लगे। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जो शिशु का रक्त है, शिशु रक्त को क्या करें, उनको प्रतिस्थापित कर दें। प्रतिस्थापित यानी उसके ब्लड चढ़ेगा, उसी का दूसरा ब्लड चढ़ा देंगे जिससे शिशु की जान बच सकती है, या ये टीका लगा सकते हैं। वो कंडीशन है 72 घंटे के अंदर, ये इसका उपाय है। अब आपको कंफ्यूजन करने वाली बात यह है कि RH पॉजिटिव तो हमारी माता है और शिशु RH नेगेटिव तो माता है, शिशु है RH पॉजिटिव। तो RH पॉजिटिव क्यों आया माता के पेट में, इसका सिंपल सा कारण ये, वंशांग। हमारे जीन है वो कहां से आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं पिता से, कुछ आ रहे हैं माता से। तो ये RH पॉजिटिव बनने का कारण क्या है, वंशांग। कुछ पिता से आए जीन, कुछ माता से, तो बनेंगे। ये आपका कंफ्यूजन दूर। पर आपको इतना याद रखो, इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस या रीसस शिशु किसे कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं रुधिर का थक्का बनना या रुधिर का स्कंदन, ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोएगुलेशन, रक्त का थक्का या रक्त स्कंदन। ये प्रक्रिया होती है जब हमारा कोई ब्लड वेसल, ये अपना टिश्यू जैसे हैंड है, यहाँ पर कट लगा तो ब्लड बाहर आएगा, ब्लड बाहर आएगा। ब्लड बाहर आ रहा है, देखो ये दिखाई दिया क्या, रेड कलर का होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड बाहर आया तो ये कुछ समय पश्चात हवा के संपर्क में आकर और ये एक जेल समान संरचना में बदल जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्लोट, जिसे हम क्लोट या थक्का बोलते हैं। और ये थक्का जमने की प्रक्रिया उसे बोलते हैं स्कंदन, कोएगुलेशन या स्कंदन। जब हमारे टिश्यू या सेल डैमेज होगी, रक्त बाहर आएगा,
कुछ समय बाद ये जैल समान संरचना में बदल जाएगी, जिसे तो बोल देंगे क्लाउड। और ये बनने की प्रक्रिया है उसे हम बोल देंगे स्कंदन। यहाँ तक आप क्लियर। ये स्कंदन बनाता है सुरक्षात्मक आवरण। सुरक्षात्मक आवरण मानो अगर हमारी हैंड पे कट लगा और ब्लड रुक ही नहीं रहा, सुरक्षात्मक आवरण बन ही नहीं रहा, तो हानि होगी, ब्लड बहुत सारा निकल जाएगा, डेथ भी हो सकती है। तो क्या बना रहे? सुरक्षात्मक आवरण। यहाँ तक आपको इतना समझ में आया? दो परिभाषा आई यहाँ तक। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये प्रक्रिया 5 से 6 मिनट मानो या 6 से 10 मिनट में संपन्न हो जाती है। कितने मिनट में? 6 से 10 मिनट में। इसमें पहले क्लोट बनेगा। क्लोट बनाने के लिए कुछ स्कंदन कारक आएंगे। स्कंदन कारक आएंगे। स्कंदन कारक, और ये स्कंदन कारक होते हैं ब्लड के अंदर तो होते हैं ये, यानी ब्लड के अंदर रक्त वाहिनियों में प्रतिस्कंदक। प्रतिस्कंदक, प्रति का अर्थ होता है एंटी, यानी ये घुलनशील अवस्था में होंगे। ये क्लोट के रूप में नहीं होंगे, घुलनशील अवस्था में होंगे, ब्लड के साथ घूमते रहेंगे। ये स्कंदन का काम कब करेंगे? जब अपने को कट लग रहा है, चोट लग रही है, ब्लड बह रहा है, तो हवा के संपर्क में आएंगे, तब बदलेंगे जैल समान संरचना में। रक्त में तो ये प्रतिस्कंदन होते हैं, यानी एक जैल समान संरचना में बोल सकते हैं। स्कंदन कारक आ रहे हैं थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजन और पट्टिकाणु। ये क्या आ रहा है? स्कंदन कारक। और साथ में आ रहा है 10 और 7, ये भी स्कंदन कारक है। अब हम देख रहे हैं रक्त स्कंदन की प्रक्रिया, प्रोसेस। प्रोसेस कैसे होगी? जैसे अपनी ये रक्त वाहिनी और ये बाहर से अपने टिश्यू, यहाँ पर कट लगा तो ब्लड तो बाहर आना है ही। ब्लड बाहर आना है तो हमें क्या बनाना है? क्लोट। क्या बनाना है? क्लोट, रक्त का थक्का। यहाँ पर ये हवा के संपर्क में आते ही, यहाँ पर उत्तक क्षय हो रहा है, हवा के संपर्क में आएगा ब्लड, तो यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन यहां तक दिखाई दे जाएगा आपको, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और साथ में पट्टिकाणु भी टूट रही हैं, पट्टिकाणु, थ्रोम्बोप्लास्टिन और पट्टिकाणु टूट रही हैं। यहां पर फैक्टर आ रहे हैं, फैक्टर का नेम है, एक तो 10 और एक है 7, ये दो फैक्टर हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन को ये चेंज कर देंगे प्रोथ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन। क्लियर? अब ये प्रोथ्रोम्बिन आगे, प्रोथ्रोम्बिन प्लस में कैल्शियम मिलेगा इसके साथ में, ये बदल जाएगा थ्रोम्बिन में। किसमें बदल गया? थ्रोम्बिन बदल गया थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन एक प्रक्रिया शो करेगा, वो प्रक्रिया है जो फाइब्रिनोजन है, वो बदल जाएगा फाइब्रिन में, किसकी उपस्थिति में? थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन में बदल जाए, किसकी उपस्थिति में? फाइब्रिनोजन थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन बदल जाएगा। यहाँ पर ये था निष्क्रिय,
निष्क्रिय, और यहाँ पर ये हो जाएगा सक्रिय। सक्रिय अवस्था में हो जाएगा तो ये पहले तो घुलनशील था, यहाँ पर हो जाएगा फाइब्रिनोजन अघुलनशील। अघुलनशील, अघुलनशील कहें तो ये यहां से बाहर आएगा, अघुलनशील होगा तो यहाँ पर जाल समान संरचना बना लेगा। जाल समान संरचना बनाएगा तो यहाँ पर WBC RBC कुछ ब्लड के कुछ अन्य सब्सटेंस यहाँ पर आके एक जाल समान संरचना में फंसने लग जाएंगे, और बाहर से हवा लग रही है, हवा के संपर्क में आके जैल समान संरचना बना लेगा यहाँ पे, जिसे हम बोल देते हैं क्लोट। क्या बोल देते हैं हम? क्लोट। दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर टिश्यू के जो उत्तक थे वो क्षय हुए, थ्रोम्बोप्लास्टिन और पट्टिकाओं ये हवा के संपर्क में आए, और कुछ कारक आए, कौन से? टैन और सेवन। किस में बदल गए? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम के संपर्क में, कैल्शियम ब्लड में रहता है, जानते हैं हम, कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन क्रिया करके थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन बोल रहा है फाइब्रिनोजन को, भाई फाइब्रिनोजन अपनी क्रिया स्टार्ट कर। ये घुलनशील ब्लड में घूम रहा था, ये तो फिर इसको कुछ टेंशन नहीं थी, इस भाई अपने को ये काम भी करना है, इमरजेंसी स्थिति है। तो फाइब्रिनोजन निष्क्रिय था, घुलनशील था, ये हो जाएगा सक्रिय और अघुलनशील। अघुलनशील करते यहाँ पर ये जाल समान संरचना बना लेगा और घुलेगा नहीं ब्लड में, जिसे RBC WBC जो बाहर आ रहे थे ब्लड का सब्सटेंस, वो यहाँ पर रुक जाएंगे, इसकी फंस जाएंगे इनमें, और अपना ब्लड बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस है 3 चरणों में होती है। ये प्रोसेस कितने चरणों में होती है भाई? 3 चरणों में। फर्स्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक। फर्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक, और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन बदलना। प्रोथ्रोम्बिन बदल रहा है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन बदलेगा थ्रोम्बिन। पहला तो है प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारक, ये आ गए सक्रिय करने वाले कारक। अब बदल रहा है प्रोथ्रोम्बिन किस में? थ्रोम्बिन में, ये कारक आए यहाँ पर। अब तीसरी प्रोसेस होगी, तीसरी प्रोसेस में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में, ये थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन को किस में बदल रहा है? फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजेन बदल रहा है किस में? फाइब्रिन। और ये है अघुलनशील पदार्थ, अघुलनशील और सक्रिय, जो रक्त का थक्का जमाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपका और क्लियर होता है, एक महारानी विक्टोरिया का परिवार था, उसमें क्या था कि रक्त का थक्का नहीं जमता था, और एक वो आनुवांशिक बीमारी थी, रक्त का थक्का नहीं जमता था और वो एक आनुवांशिक बीमारी थी। उसका नेम याद नहीं आ रहा, उसका नेम क्या था? उसका नेम चलो देखेंगे, आगे यूनिट में आएगा, उसमें देखेंगे। तो उसमें ये कमी थी कि जो ये सक्रिय करने वाले एक कारक है ना, 10 और 7, और ये कैल्शियम तो होता है बॉडी में, 10 और 7 ये सक्रिय करने वाले कारक है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, ये उपस्थित नहीं होते थे उनके ब्लड में। इस कारण उनको कट लग जाए तो उनको जो ब्लड क्लॉट की प्रक्रिया है वो काफी देरी से होती थी। आप ये बात याद रखना, यहाँ पर आगे कुछ चैप्टर आएंगे उसमें है ये प्रक्रिया, फिर से आपको दोहरानी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर इतना ही याद रखना। साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट आप करते रहें, मुझे पता चले कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। और जितनी जल्दी आप मेहनत करोगे, शेयर करोगे, आप भी, मैं मेहनत इधर कर रहा हूँ, आप शेयर करोगे, अपना चैनल मोनेटाइज होगा और अच्छी तरीके से मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँ।